हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रमेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता श्रीवर्णी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर। आज मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कक्षा 12 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहानियों में लाठी कहानी को लेकर उपस्थित हुआ। आज मैं इस कहानी की लेखिका गौरापंत शिवानी की रचनाओं पर चर्चा करूंगा। इसके अतिरिक्त लाठी कहानी के पात्रों, नाम की सार्थकता, कहानी की कथा वस्तु, कहानी के सारांश और कहानी के उद्देश्य पर भी आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के प्रश्न संख्या 1 में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानीकारों, निबंधकारों, लेखकों, कवियों आदि की रचनाओं पर आधारित 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मैं इस लेखिका गौरापंत शिवानी के रचनाओं पर सर्वप्रथम चर्चा करूंगा, जिससे आपको इनसे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो। इसके अतिरिक्त बोर्ड परीक्षा के प्रश्न संख्या 6 में कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कहानी का सारांश, कहानी की कथा वस्तु, कहानी के नाम की सार्थकता, कहानी के उद्देश्य आदि पर आधारित 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। आप इस प्रश्न का भी आसानी से अच्छा उत्तर दे सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें, इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इन सब बातों पर भी चर्चा करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी लाठी की लेखिका का नाम है गौरापंत शिवानी, जिनका जन्म 1923 ईस्वी में और मृत्यु 2003 ईस्वी में हुआ था। गौरापंत शिवानी, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत में शिवानी के नाम से ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त है, मुख्य रूप से एक प्रख्यात महिला कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इनका जन्म गुजरात के राजकोट प्रांत में हुआ था। इन्होंने शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। पर्वतीय समाज से संबंधित होने के कारण इन्होंने पर्वतीय समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं आदि का चित्रण अपनी कहानी में बहुत ही खूबी के साथ किया है। इन्होंने कहानी और उपन्यास के साथ साथ निबंध, रिपोर्टाज तथा संस्मरण भी लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं लाल हवेली, करिए छिमा, अपराधिनी, 4 दिन, विष कन्या, उपहार, मेरी प्रिय कहानियां। ये इनके कहानी संग्रह हैं। लाल हवेली, करिए छिमा, अपराधिनी, 4 दिन, विष कन्या, उपहार और मेरी प्रिय कहानियां। इनके प्रसिद्ध कहानी हैं चील गाड़ी, मधुयामिनी, सती, फिरवे की मौसी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो लोगों के मध्य अधिक पसंद की गई। भैरवी, शमशान चंपा, 14 फेरे, कृष्णकली, मायापुरी, चल खुसरो घर आपने, सुरंगमा आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं। इनके संस्मरणों में आमोदर, शांति निकेतन, 4 दिन का झूला काफी प्रसिद्ध हुआ। शिवानी जी ने पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य, लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, प्राकृतिक सौंदर्य, परिवेश आदि को अति निकट से देखा, अतः उसे अपनी कहानी में सम्मिलित भी किया। समाज की आर्थिक सामाजिक समस्याओं से जूझती नारी का यथार्थ चित्रण भी इनकी कहानियों की विशेषता है। इनका मानना था कि नारी ही नारी की वेदना को समझ सकती है। इसी कारण इनकी कहानियों में नारी की वस्तु स्थिति की मार्मिक अभिव्यंजना है। घटना प्रधान कहानियों में कौतूहल एवं चमत्कार की अवतारणा है। इस प्रकार लाठी कहानी के प्रमुख आकर्षण बिंदु। सबसे पहले प्रमुख पात्र
प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी में मुख्य रूप से 3 प्रमुख पात्र हैं। पहले नंबर पर कप्तान जोशी, दूसरे नंबर पर उनकी पत्नी बानो, जिसका बाद में लाटी नामकरण होता है, तीसरे नंबर पर उनकी दूसरी पत्नी प्रभा, और इसके अतिरिक्त 2 और पात्र कहानी के अंत में उभर कर सामने आते हैं। नैनीताल में चाय बेचने वाला प्रधान और वैष्णवी की मंडली की मुख्य वैष्णवी, हेड वैष्णवी। ये 5 पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द इस कहानी का संपूर्ण ताना बाना बुना गया है। दूसरा प्रमुख आकर्षण बिंदु इस कहानी के नाम की सार्थकता। यह नाम, लाटी नाम, कितना अधिक सार्थक है, इस पर भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। फिर कहानी की कथा वस्तु, कहानी के सारांश और कहानी के उद्देश्य पर हम आप लोगों के मध्य चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने पात्रों का नाम तो जान ही लिया है, अब कहानी के नाम की सार्थकता पर हम आप लोगों के मध्य चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, इस कहानी का नाम है लाटी। कोई भी लेखक, कहानीकार जब अपनी किसी कहानी का नामकरण करता है तो ऐसा होता है कि जिससे पाठक उस नाम के प्रति आकर्षित हो और पुनः उस कहानी को पढ़े। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियां पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, बहादुर इत्यादि कहानियां हैं। अब पंचलाइट जब हमारे सामने आती है तो हमारे दिमाग में आता है पंचलाइट है क्या, पंचलाइट की क्या कहानी है, तो हम उसको पढ़ने के प्रति उत्सुक हो उठते हैं। इसी प्रकार ध्रुव यात्रा, कौन सी ध्रुव यात्रा, किसकी ध्रुव यात्रा, वो नाम हमें उत्सुकता को बढ़ाता है। उसी प्रकार जब हम लाटी पढ़ते हैं तो लाटी शीर्षक भी हमारे मन में एक कौतूहल बढ़ाता है, एक आकर्षण बढ़ाता है, और हम स्वयं से प्रश्न कर उठते हैं कि कौन लाटी, क्योंकि लाटी नाम तो स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है। तो हो सकता है लाटी नाम की कोई स्त्री हो, या हो सकता है कि स्त्री ना हो, इसके अतिरिक्त भी कुछ हो। इसलिए लाटी नामकरण पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी के 3/4 अंश तक हमें लाटी का नाम कहीं मालूम नहीं होता। लाटी शब्द का उपयोग भी इस कहानी में कहानी के 3/4 भाग तक नहीं होता। अब हमें और उत्सुकता बढ़ती है कि कहानी तो हमने इतनी पढ़ ली, लेकिन लाटी है कहां। और जब हम इसके लास्ट, अंतिम 1/4 भाग पर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह बानो, जो कि कप्तान जोशी की पत्नी थी, जिसने मृत्यु का प्रयास किया था, आत्महत्या का प्रयास किया था, जो नदी में डूब गई थी, वो बच गई है। उसकी जीभ कट चुकी है, बोल नहीं सकती, उसकी याददाश्त भी चली गई है। एक कहानी वो अंतिम 1/4 अंश पर अधिक यथार्थ रूप से, अधिक करुणा से भरी हुई हमें दिखाई पड़ती है। और तब वहां पर नैनीताल के चाय की दुकानदार प्रधान बताता है कि यह लाटी है। प्रधान वैष्णवी हेड बताती है कि लाटी किस प्रकार से मिली थी, किस प्रकार से टीबी की मरीज थी, किस प्रकार से खून की उल्टियां करती थी। उसके गुरु ने उसे गुरु मंत्र दिया, उसकी दवा की, उसका उपचार किया, और अब यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। वो लाटी कहानी अंतिम 1/4 अंश पे लाटी नाम की सार्थकता पर मुहर लगा देती है। वो लाटी नाम कप्तान जोशी के हृदय पर, कप्तान जोशी की पत्नी प्रभा के हृदय पर जो छाप छोड़ता है, उससे अधिक छाप पढ़ने वाले पाठक के हृदय पर छोड़ता है। और पाठक अंतिम 1/4 अंश को पढ़कर ही उसका वास्तविक नाम बानो भूल जाता है। उसके मुंह पर
उसकी जुबान पर लाठी 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 नाम ही शेष बचता है। इसलिए ये कहानी जितनी अधिक आकर्षक है, अपने लाठी नाम के कारण जो पाठक के हृदय पर जो छाप छोड़ती है, जो पढ़ने वाले उसकी पीड़ा को समझते हैं, नारी की पीड़ा को समझते हैं, नारी के दर्द को समझते हैं, वह नाम एक अमिट छाप छोड़कर एक लाठी नाम इस कहानी की सार्थकता का बोध कराता है। इस कहानी की कथा वस्तु, यह लाठी कहानी एक पुरुष और एक स्त्री के इर्द गिर्द घूमती है। पुरुष कप्तान जोशी और स्त्री उनकी पत्नी बानो। इस कहानी में कप्तान जोशी का प्यार है, कप्तान जोशी का समर्पण है, कप्तान जोशी की करुणा है, वेदना है, तो वहीं उनकी पत्नी बानो का पूर्ण रूप से परिवार के प्रति समर्पण है तथा अपने पति के प्रति प्रेम है। बानो से विवाह के तीसरे ही दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। युद्ध हो रहा था, कप्तान थे युद्ध में, सेना में, उन्हें बसरा जाना पड़ा। बर्मा के आसपास कहीं बसरा पड़ता है। अपनी खिलौने सी बहू से उन्हें अतिशय प्यार है कप्तान को। 2 वर्ष बाद जब कप्तान वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी एक टीबी सैनिटोरियम में भर्ती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज टीबी सिरदर्द, जुखाम, खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले एक टीबी मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। जिस तरह से आज कोरोना नामक महाबीमारी है, उसी प्रकार से आज के 25-30 साल पहले टीबी नामक बीमारी थी। टीबी के मरीज से लोग दूर रहते थे। इस कारण से टीबी हो जाने के कारण उनकी पत्नी को एक सैनिटोरियम, एक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जो कि काठगोदाम से कुछ मील दूर एक बड़े पहाड़ पर स्थित था। 2 वर्ष बाद जब कप्तान वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उस अस्पताल में भर्ती है। इन 2 वर्षों में उसकी पत्नी ने अपने पति से विहीन होकर अपनी सास नंदों के ताने सुने, घर के समस्त काम किए और अंततः बीमार होकर सैनिटोरियम की चारपाई पकड़ ली। कप्तान आता है, वो अपनी पत्नी के बारे में उसे समाचार प्राप्त होता है। उसे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वो अस्पताल चला जाता है और वहां पर उसकी समस्त सेवा शुश्रूषा स्वयं करता है। डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी तो जीवन से तंग आकर बानो ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेने का प्रयास किया। कप्तान कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर लेता है, जो मेजर जनरल की लड़की प्रभा से होती है। प्रभा एक सुशिक्षित युवती है जो कि एमए पढ़ी लिखी है। उसके 3 बच्चे होते हैं। 2 बच्चों को कमीशन प्राप्त हो जाता है, अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाती है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 16-17 वर्ष बाद वह अपने परिवार के साथ जब नैनीताल घूमने जाते हैं तो अपनी पत्नी प्रभा के कहने पर सड़क के किनारे की एक दुकान पर चाय पीने के लिए उतरते हैं। उसी दुकान पर वैष्णवियों का एक दल आता है और उस दल में एक वैष्णवी जिसका नाम होता है लाटी, उसको उसके प्रथम दर्शन होते हैं। तो वहां पर कप्तान देखता है तो उसे लगता है ये लाटी नहीं, ये उसकी पत्नी बानो ही है। और जब वो दुकानदार से इस बात की चर्चा करता है तो दुकानदार और वैष्णवियों की प्रधान वैष्णवी उन्हें इस संबंध में बताती है कि यह तो एक नदी में के किनारे मिली थी, इसको टीबी था, इसके गुरु ने उसे गुरु मंत्र दिया और इसका उपचार किया
और अब यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो कहानी का अंत नाटकीय है। कहानी के प्रथम 3/4 खंड में हमें इस लाटी नाम के दर्शन नहीं होते। अंतिम 1/4 भाग बहुत ही करुणा से भरा हुआ, आकर्षक और उत्सुकता प्रदान करने वाला तथा कहानी के नाम को सार्थक बनाने वाला है। बानों को एक लाठी के रूप में जीवित दिखाकर लेखिका ने इस कथा में एक अकल्पनीय मोड़ दिया है और पुनः उसमें पुरुष के मन और स्त्री के मन की दशा और दिशा को तौलने का एक अच्छा प्रयास किया है। इस प्रकार से इस कहानी की कथा वस्तु बहुत ही आकर्षक है, मन की संवेदनाओं को छूने वाली है, हृदय को आत्मविभोर करने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथा लेखिका शिवानी के द्वारा लिखी लाटी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है, जो अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। टीबी के मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती है तो नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है तथा बाद में लाठी बनकर कप्तान से मिलती है, परंतु बोल नहीं पाती। इस कहानी का सारांश इस प्रकार से है। कप्तान जोशी, जिनका विवाह बानो से होता है, कप्तान जोशी विवाह के तीसरे ही दिन युद्ध में बर्मा के बसरा में चले जाते हैं। कप्तान जोशी 2 साल बाद जब लौट कर आते हैं तो गोठिया टीबी सेनेटोरियम में 3 नंबर के बंगले में दुगना किराया देकर अपनी रोगड़ी पत्नी बानो के साथ रहते हैं। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसको देख सहज भाव से मुस्कुरा देते हैं तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठे रहते हैं। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरते हैं तो कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देते हैं। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा से, बड़ी उत्सुकता से, बड़े चाव से इन कबूतर जोड़ियों को देखते हैं, क्योंकि और किसी मरीज के परिवार वाले उनसे मिलने तक नहीं आते। लेकिन कप्तान जोशी अपनी पत्नी की पूरी सेवा करते हैं। उसी सेनेटोरियम में एक प्रौढ़ महिला भी है, जिसे भाभी भाभी लोग कहते हैं। बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। वह अपने घर वालों को गालियां देती है कप्तान को देखकर कि उसके घर वाले आज तक उनसे मिलने नहीं आए, जबकि वह एक संपन्न घर की महिला है और वह मृत्यु से हार जाती है। एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी घातक बीमारी पर भी बड़े यत्न और स्नेह से कप्तान अपनी पत्नी की सेवा करते हैं। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर तपेदिक अर्थात टीबी रोग हो गया था। कप्तान दिन रात सेवा करते तथा उसे बेहद प्यार करते। माता पिता के पत्र भी आते कि यह भयंकर बीमारी है, तुम बचकर रहो। माँ ने तो रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। लेकिन कप्तान पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया कि टीबी जो बीमारी थी, भले ही आज यह आराम से दवाइयों के माध्यम से ठीक हो जाने वाली बीमारी है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले यह बीमारी बहुत ही घातक थी। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के पास उसके घर वाले भी नहीं जाते थे कि कहीं उनको भी यह बीमारी ना हो जाए। ये जो गोठिया सेनेटोरियम नामक अस्पताल था, एक काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कुछ मील की दूरी पर एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित था। विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही इस बानो को जब तपेदिक हो जाता है, टीबी हो जाती है, तो इसी गोठिया सेनेटोरियम में भर्ती करा दिया जाता है। कप्तान अपनी पत्नी के साथ मात्र 3 दिन का समय बिताकर युद्ध में बसरा चले गए थे।
वहां से लौटकर आने पर इन्हें मालूम हुआ कि उनकी पत्नी को टीबी हो गया है और वह उसकी सेवा करने के लिए उस अस्पताल में चले जाते हैं और पूरा मन लगाकर सेवा करते हैं। डॉक्टर भी उस अस्पताल का जो एक स्विस डॉक्टर था उन्हें समझाता है कि तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है, तुम जरा भी परहेज नहीं करते, मरीज की भूख की दवा मरीज की भूख दवा है, मोहब्बत नहीं। कप्तान पर फिर भी इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसने बानों की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखी। बानों से विवाह के ठीक तीसरे दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानों को छोड़कर जाना उसके लिए आसानीय था। उसने बानों से पहली मुलाकात से ही उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो एक मुसलमानी नाम है। बानो ने कहा, यही सभी कहते हैं, और उसकी आंखों में आंसू भर आए, आंखें छलक आईं। तो कप्तान बोला कि मैं तुम्हारे नाम का मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो छेड़ रहा था तुम्हें। ये कितना प्यारा नाम है, पहाड़ी नाम भी कोई नाम होता है, ये बानो नाम ही बहुत प्यारा है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। कप्तान जब 2 वर्ष बाद वापस आता है तो इस बीच बानो ने 7 ननदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5 शेर उड़द पीसकर बढ़िया डाली। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब तेरा पति आने वाला नहीं है, इसलिए उससे निर्दयता के साथ काम कराए गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चाची सास के व्यंग बाण उसे बहुत ही व्याकुल कर देते थे। वह घुलती गई और एक दिन उसे क्षय रोग ने जकड़ लिया और उसने चारपाई पकड़ ली। 2 साल बाद जब कप्तान आया और आकर बानों को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानों को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। किसके? बानो के। रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन असुआ नयन ढरे, ज्यों दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते, कसन भेद कह दे। उस अस्पताल में जितने भी मरीज भर्ती थे, किसी के मरीज के घर वाले उनसे मिलने नहीं आए, लेकिन इस बानो का पति कप्तान जोशी उससे मिलने गया। बहुत सारी शिकायतें थीं, बहुत सारे उलाहने थे, लेकिन अब उन शिकायतों और उलाहनों को कहने का कोई औचित्य नहीं था। तो बानो की आंखों से आंसू टपकने लगे और उन आंसुओं ने ही समस्त शिकायतों और समस्त उलाहनों को कप्तान से कह दिया। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बानो की नाजुक हालत देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दिया कि कमरा खाली करके मरीज को आप घर ले जाइए। कप्तान का चेहरा उतर गया, फट पड़ गया कि लगता है कि उसकी पत्नी बानो का अब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसी के 5 दिन पहले उस सेनेटोरियम की नेपाली भाभी की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु को कप्तान ने अपनी आंखों के सामने देखा था। 5 दिन बाद, नेपाली भाभी की मृत्यु के 5 दिन बाद बानो को भी दस्त आने लगी, बार बार दस्त, जिससे उसकी हालत और भी अधिक दयनीय हो गई। तो उस अस्पताल के डॉक्टर दलाल ने आकर कप्तान को नोटिस दिया और कमरा खाली करने को कहा। कप्तान जाकर अपनी पत्नी बानो से कहता है कि यह अस्पताल अच्छा नहीं है, इस अस्पताल में कोई ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अब तुम्हें दूसरे स्थान पर ले चलूंगा। लेकिन बानो तुरंत समझ जाती है कि दूसरे रोगियों की तरह अब हमें भी नोटिस प्राप्त हो चुका है और अब इसका अर्थ है कि हमारी भी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है। 2-3 दिन से अधिक
मैं अब जीने वाली नहीं हूं। बानो की नाजुक हालत देखकर जब डॉक्टर दलाल ने कप्तान को नोटिस दिया और कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए ऐसा आदेश दिया, तो कप्तान ने बानो से कहा कि घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं थी। कप्तान काफी देर रात सोया और उसे महसूस हुआ कि बानो कहीं बाथरूम वगैरह गई होगी। इधर उधर ढूंढा लेकिन बानो कहीं नहीं मिली। पूरे अस्पताल के लोग इकट्ठे हो गए, चपरासी, डॉक्टर सब इकट्ठे हो गए, सब उसे ढूंढने लगे। कहीं पर भी जो है बानो नहीं मिली। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली, रथी घाट पर। उस नदी के घाट का नाम था रथी घाट। तो रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली तो वह समझ गया कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। कप्तान का 1 साल में पुनः दूसरा विवाह हो जाता है। उसका विवाह प्रभा नामक लड़की से होता है। पिता उसका मेजर जनरल था, प्रभा भी एमए पढ़ी हुई थी। कप्तान का यह दूसरा विवाह था और लड़की मेजर जनरल की अकेली लड़की थी, तो उसके नखड़े तो और भी, उसका सम्मान करना, उसके नखड़ों को झेलना और भी ऊंचा हो गया था। तो कप्तान के विवाह के बाद 2 बेटे और 1 बेटी हुए। कप्तान भी अब मेजर हो गया। 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा के साथ नैनीताल घूमने आया तो प्रभा की जिद पर वह सड़क की ही एक चाय की दुकान पर उसके साथ चाय पीने बैठ गया। वहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है कि वैष्णवी साधियों का एक झुंड आता है। उसी झुंड में उसे बानो मिलती है, जो कि अब जीभ कट जाने के कारण बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त भी चली गई होती है। प्रभा उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी कि कितनी सुंदर है, बोल नहीं पाती। वैष्णवियों के ही बातचीत से और उस चाय बेचने वाले प्रधान की बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि यह बानो है। वैष्णवियां बताती हैं कि इसको इसके गुरु ने गुरु मंत्र दिया और इसकी दवा की, जिससे ये स्वस्थ हो गई है। और वह उसके पति को भी गालियां देती हैं, जिसने उसे इस तरह से जो है छोड़ दिया या नदी में फेंक दिया। एक कहानी का अंत जितना अधिक कप्तान जोशी के हृदय पर आघात करता है, उतना ही उनकी पत्नी प्रभा के, जो कि नहीं जानती थी कि ये कौन है, लेकिन उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उनके हृदय पर आघात करता है और पाठक, कहानी पढ़ने वालों के हृदय पर भी आघात करता है कि ये बानो जीवित बच गई और यही बानो ही लाटी है। उसका प्रेम अभी भी, कप्तान का प्रेम अभी भी बानो के प्रति समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन वह जीवन की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। उसे अब पीछे देखने की फुर्सत नहीं थी। वह सोच रहा था कि प्रभा ने चलने को कह दिया। वह उठ खड़ा हुआ। उसे अनुभव हुआ कि कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला होता जा रहा है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह लाटी कहानी हमारे हृदय को झकझोरती है, हमारे हृदय में एक करुणा उत्पन्न करती है। जहां पर एक तरफ एक स्त्री है, जहां पर उसके पति के न होने पर उसकी घर की स्त्रियां ही उसे तरह तरह के ताने देती हैं, तरह तरह के कार्य करवाती हैं और खाने को बचा खुचा दे देती हैं, जिससे उसका तबीयत धीरे धीरे खराब होती जाती है और वह क्षय रोग से ग्रसित हो जाती है। दूसरी तरफ कप्तान जोशी जैसा एक पुरुष है जो 2 वर्ष बाद लौट कर आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी इस बीमारी से ग्रसित है, तो पूरे तन मन से समर्पण भाव से उसकी सेवा करता है, उसकी शुश्रूषा करता है। तो एक तरफ स्त्री मन को इस कहानी में दर्शाया गया है, दूसरी तरफ पुरुष मन को इस कहानी में दर्शाया गया है। लेखिका ने यह संदेश देने का पूरा प्रयास किया है कि यदि स्त्री ही स्त्री की सहायक नहीं होगी तो समाज में उसका मान सम्मान, उसकी मर्यादा की रक्षा करने वाला कौन होगा। यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो चलिए हम कहानी के अगले आकर्षण बिंदु पर चर्चा करते हैं।
कहानी का उद्देश्य। विद्यार्थियों, शिवानी की कहानियाँ चित्रण अथवा घटना प्रधान होती हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन प्रदान करना ही होता है। इसके साथ ही लेखिका अपने पाठक को आज के समाज की वास्तविकता से भी अवगत कराना चाहती है। लेखिका ने यह संदेश दिया है कि आज महिला ही महिला के शोषण में लगी हुई है, अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए उनके साथ सहयोग करते हुए अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। लेखिका का यह उद्देश्य भी है कि यदि क्षय रोग जैसे असाध्य रोग में परिजनों का सहयोग और सहानुभूति रोगी को मिले तो व्यक्ति को मृत्यु के आगोश में जाने से बचाया भी जा सकता है। यही कारण है कि लंबी चौड़ी देह वाली नेपाली भाभी एक दिन अचानक दम तोड़ देती है और हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई रुई के फाये जैसी बानों का क्षय रोग बाल भी बांका नहीं कर सका। इस प्रकार कहानी कला के प्रमुख तत्वों की दृष्टि से शिवानी जी की लाटी कहानी सफल कहानी है। इसमें प्रारंभ से अंत तक पाठक के हृदय को बांध लेने का गुण विद्यमान है।